हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर के इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट को देखेंगे। तो ये वीडियो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन सीरीज का ही एक वीडियो होने वाला है, जहाँ पर हम कंप्लीट चैप्टर को ऑलरेडी पढ़ के रखते हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगा उसको मार्क करके रखते हैं, नहीं तो वीडियो के टाइम पे मार्क करके देते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उसको समझते हैं कि क्या हो रहा है या फिर कैसे हो रहा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम समझे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है, तो दे आर सम नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे लिविंग सिस्टम के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी एक दूसरा टर्म आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है, जहाँ पर हम केमिकल चेंजेस या फिर प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में हो रहे हैं। ठीक है, जो लिविंग सिस्टम में केमिकल चेंज हो रहा है या फिर केमिकल प्रोसेस हो रहा है, उसको स्टडी जो करते हैं वही है बायोकेमिस्ट्री। उसके साथ अगर हम देखें कि बायोमोलिक्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, उसके साथ हमारे पास है एंजाइम जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, फिर विटामिन हो गया, ये सब बायोमोलिक्यूल्स के एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक लाइन है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। तो इसे अगर हम समझे कि जो भी हमारे टिश्यू डैमेज होते हैं, तो टिश्यू को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन्स की ज़रूरत होते हैं। उसके साथ साथ जो भी हमारा इम्यून सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली फंक्शनलाइज करने के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। फिर कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारे बॉडी के एनर्जी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ आवर फूड। उसके बाद हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे होने वाला है। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स ये है कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। उसके साथ वहां पर या तो एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, नहीं तो एक कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से बोला गया है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, उसके साथ साथ एक दूसरा पार्ट भी है, यानी कि ये भी एक डेफिनेशन है और उसके साथ साथ ये भी एक डेफिनेशन है। तो इसको अगर हम देखें कि द कंपाउंड्स व्हिच प्रोड्यूस सच यूनिट यानी कि जहां पर मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उसके साथ साथ एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन ग्रुप होगा, ऐसा कोई कंपाउंड प्रोड्यूस करना चाहिए हाइड्रोलाइसिस के बाद। अगर कोई हाइड्रोलाइसिस के बाद यानी कि, तो पहले समझते हैं कि हाइड्रोलाइसिस क्या है। तो मान लो ये 2 कंपाउंड है, तो यहाँ पर अगर हम वाटर की एडिशन करने के बाद जो भी कुछ बॉन्ड रहेगा वो ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक हो सकता है तो वो क्या हो जाएगा, लाइसिस यानी कि ब्रेक होना, ठीक है, ब्रेक कर देना, और हाइड्रो यानी कि हमारा वाटर, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर से ब्रेक करना। तो अगर वाटर से हम किसी कंपाउंड को ब्रेक करके कुछ हमें ऐसा कंपाउंड मिले जहां पर मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड प्रेजेंट है, नहीं तो कीटोन प्रेजेंट है, तो ऐसा अगर कोई होगा तो जो भी प्रोड्यूस होगा उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, और उसके साथ साथ जहां से हाइड्रोलाइसिस होकर प्रोड्यूस होगा उसको भी हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। ठीक है, उसके साथ अभी देखो कि कार्बोहाइड्रेट वर्ड को अगर हम देखें तो हम इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट है, एक कार्बो और एक हाइड्रेट। कार्बो को अगर हम सोचे तो ये डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि ये कार्बन
को डिनोट कर रहा है, और हाइड्रेट से अगर आप देखो, आप अगर दिमाग में नहीं भी आ रहा है तो तब भी आप देखो कि जो भी डॉक्टर का कुछ एडवर्टीजमेंट वगैरह पे क्या देते हैं कि स्टे हाइड्रेटेड, या फिर डॉक्टर्स वगैरह भी बोलते हैं कि स्टे हाइड्रेटेड। तो हाइड्रेट यानी कि स्टे हाइड्रेटेड यानी कि क्या होता है कि आपको पर्याप्त परिमाण में वाटर मिलना चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रेट से यहाँ पर क्या आ जाएगा, H2O। और ऐसे ही हमारा जो भी जेनरल फॉर्मूला होगा वो बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट का CxH2OY। तो CxH2OY, तो यहाँ पर X एंड Y डिनोट कर रहा है नंबर। ये नंबर इक्वल टू 2 हो सकता है, या फिर 3 भी हो सकता है, या फिर 4 भी हो सकता है। ये दोनों X और Y इक्वल भी हो सकता है, या फिर X और Y इक्वल नहीं भी हो सकता है। तो ये है हमारा जेनरल फॉर्मूला कार्बोहाइड्रेट का, जो कि हमें याद रखना होगा। लेकिन अभी अगर देखें तो ये जो जनरल फॉर्मूला है ये सभी कार्बोहाइड्रेट्स पे लागू नहीं होता। अगर हम देखेंगे एक फेमस कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारे पास, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का, ठीक है। यह है ग्लूकोज का फॉर्मूला जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। अभी इसे हम जो हमारा जनरल फॉर्मूला था CxH2OY, उस पे हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं देखते हैं। तो हमारे जनरल फॉर्मूला पे CX था, तो CX के जगह क्या आ जाएगा, 6। अभी हम देखेंगे कि जो भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी पार्ट बचा, यह है H12O6, उसको हम H2O के फॉर्म पे लिख सकते हैं कि नहीं। अगर आप H2O को देखो, ये वाला H2O को अगर देखो तो O के नीचे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। तो 1 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डबल कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इस केस पे अगर हम ग्लूकोज के केस पे देखें तो ऑक्सीजन में जितना भी नंबर है उसको अगर डबल करेंगे तो हमें हाइड्रोजन का नंबर मिल जाएगा। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि हम H2O फॉर्मेट पे उसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि C6H2O, और अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, Y के जगह पर क्या आ जाएगा, जो भी हमारा जितना भी नंबर ऑफ ऑक्सीजन है उतना ही आ जाएगा Y। तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी इक्वल टू 12, एंड देन यहाँ पर ऑक्सीजन में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 विल बी इक्वल टू 6। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो इसको अगर हम देखें कि C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज को हम कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला पे लिख सकते हैं, तो हमने बोल दिया कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अगर हम देखें हमारे पास जैसे हो गया कि एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड को अगर हम इस जनरल फॉर्मूले पे लिखना हो हमें कार्बोहाइड्रेट्स के, तो उसको अगर देखें तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पर, 1 2, तो हमने लिख दिया C2। अभी अगर हम देखें हमारे पास क्या क्या बचा, 3 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन हमारे पास है, और कितना ऑक्सीजन बचा है, 1 2 ऑक्सीजन बचा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ऑक्सीजन के नंबर को डबल कर देंगे तो हमें हाइड्रोजन का नंबर मिल जाएगा, यानी कि इसको भी हम H2O के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं, और ऑक्सीजन में जितना नंबर होगा उतना ही हम H2O के नीचे यानी कि Y के जगह पर पुट कर देंगे। तो यानी कि इसको हमने CxH2OY फॉर्मेट पे लिख दिया है। CxH2OY फॉर्मेट यानी कि जनरल फॉर्मूला जो है ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के, उस पे लिख दिया है। लेकिन ये जो है ये एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। तो यहाँ पर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहता है, यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक ग्रुप है नहीं। उसके साथ साथ ये पॉलीहाइड्रोक्सी भी नहीं है, यानी कि मोर देन 2 OH ग्रुप भी नहीं है, तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लेकिन ग्लूकोज में अगर देखो तो ग्लूकोज में स्ट्रक्चर हमें बाद में देखने को मिलेगा। ग्लूकोज में हमारा मोर देन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप, और उसके साथ साथ हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। तो स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे।
अभी उसके साथ साथ आपको एक दूसरा एग्जाम्पल भी याद रखना है, या फिर आप एक्सेप्शन भी बोल सकते हो, जो कि ये जेनरल फॉर्मूला पे तो आता नहीं है, लेकिन वो एक कार्बोहाइड्रेट है। उसका नाम है रेमनोज। ठीक है, ये वाला हो गया रेमनोज। रेमनोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O5। तो इसको अगर याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रखो, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। आई होप कि आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो। ग्लूकोज का भी यही फॉर्मूला है और फ्रुक्टोज का भी सेम ही फॉर्मूला है। और रेमनोज की अगर हम बात करें तो रेमनोज में आप ये ग्लूकोज के ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन माइनस कर दो तो क्या बचा? C6H12O5। और यही फॉर्मूला है रेमनोज का। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। तो उसके बाद हम आते हैं, तो रेमनोज आप याद रखना, रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला पे नहीं आता। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये जनरल फॉर्मूला लागू नहीं होता। तो अभी हम नेक्स्ट आते हैं। तो उसके बाद आपने एक वर्ड सुना होगा कि शुगर। शुगर किसे बोलते हैं? कि जो भी कार्बोहाइड्रेट्स स्वीट इन टेस्ट होता है, यानी कि उसका टेस्ट स्वीट होता है, उसको ही हम बोल देते हैं शुगर। तो सिमिलरली कोई कार्बोहाइड्रेट जिसका टेस्ट स्वीट नहीं होगा उसको हम बोल देंगे नॉन शुगर। ठीक है, उसको बोल दिया जाएगा नॉन शुगर। अभी अब देखो कि जो भी हम घर पे यूज करते हैं शुगर, वो है सुक्रोज। यानी कि आप टी वगैरह पे जो भी आप देते हो चीनी वगैरह, वो है सुक्रोज। ठीक है, उसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, लैक्टोज। लैक्टोज एक शुगर का एग्जाम्पल है। तो लैक्टोज के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे कि कैसा क्या है। तो लैक्टोज भी एक शुगर है जो कि मिल्क में पाया जाता है। ठीक है, ये मिल्क में पाया जाता है और इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है। ठीक है, मिल्क शुगर भी बोला जाता है लैक्टोज को। तो इसको आप याद रखना। अगर आप अगर देखो, कभी आपने अगर मिल्क खाया होगा, मिल्क पिया होगा, तो वहां पर एक थोड़ा सा शुगरी टेस्ट आता है, स्वीट टेस्ट आता है थोड़ा थोड़ा, तो वो आता है लैक्टोज के वजह से। तो आप याद रखना कि मिल्क शुगर कौन सा है? लैक्टोज। तो ये भी एक एग्जाम्पल है शुगर का। तो मिल्क शुगर करके आप इसको याद रखना। उसके बाद ये आप याद रखो कि कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी बोलते हैं, जो कि हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा क्लासिफिकेशन में। तो अभी आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में देखें तो हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस मैंने आपको ऑलरेडी बोल के रखा था कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। जो भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स रहेगा, जो भी कुछ कंपाउंड्स रहेगा, उस कंपाउंड के कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ बॉन्ड अगर ऐसा रहेगा कि जो वाटर के एडिशन से ब्रेक हो जाता है, वाटर से ब्रेक हो जाता है, तो वो क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। वाटर से ब्रेक होना यानी कि हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो अभी देखते हैं वाटर के ब्रेक होने से जो भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होगा, जो भी सैकराइड्स प्रोड्यूस होगा, उसके बेस पे हमने कार्बोहाइड्रेट्स को 3 डिफरेंट फॉर्म पे रखा है। एक है मोनोसेकाराइड, दूसरा है ओलिगोसेकाराइड एंड तीसरा है पॉलीसेकाराइड। तो शुरू करते हैं मोनोसेकाराइड। तो मोनोसेकाराइड क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट जिसे आप हाइड्रोलाइसिस करके ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पर आप देखो कि कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ये तो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, यानी कि क्या बोला है कि आप किसी एक कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइसिस करके अगर ब्रेक नहीं कर पाओ तो वो क्या होगा? मोनोसेकाराइड। ठीक है, तो उसके साथ आप ये वाला पॉइंट याद रखो कि about 20 monosaccharides are known to occur in nature। उसके बाद कुछ अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मोनोसेकाराइड्स का एग्जाम्पल क्या होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रिबोस, ये सब मोनोसेकाराइड्स का एग्जाम्पल है। यानी कि इसको हाइड्रोलाइसिस करके फर्दर सिंपलर सेकाराइड्स पे सेकाराइड्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो अभी देखते हैं ओलिगोसेकाराइड। तो ओलिगोसेकाराइड ये है कि
किसी भी कार्बोहाइड्रेट को अगर हाइड्रोलाइसिस करके 2 से 10, ठीक है, फ्रॉम 2 to 10 नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड यूनिट अगर मिल जाए तो वो हो जाएगा हमारा ओलिगोसेकाराइड। तो वो हमारा ऐसा भी हो सकता है कि किसी कार्बोहाइड्रेट को हमने हाइड्रोलाइसिस कर दिया और हमें 2 मोनोसेकाराइड यूनिट मिला, या फिर 3 या फिर 4 या फिर ऐसे ऐसे करके हमें 10th नंबर ऑफ 10th मोनोसेकाराइड यूनिट भी मिल सकता है। तो 2 से लेके 10 तक अगर इतने नंबर का मोनोसेकाराइड हमें मिला तो वो हो जाएगा ओलिगोसेकाराइड, हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर मिले तो। उसके साथ अगर हमारे पास 2 नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड प्रोड्यूस हुआ हाइड्रोलाइसिस के बाद तो उसको हम बोलेंगे डाइसेकेराइड। सिमिलरली 3 नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड प्रोड्यूस हुआ तो बोलेंगे ट्राइसेकेराइड। 4 नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड प्रोड्यूस होने से बोल देंगे टेट्रासेकेराइड एंड सो ऑन। तो ये हम नंबर पे डिनोट करके हम बोल सकते हैं। तो अभी एक देखते हैं कि ये वाला लाइन देखो कि मोनोसेकाराइड यूनिट्स ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसेकाराइड मे बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो भी मोनोसेकाराइड यूनिट आपको मिल रहा है वो सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको अगर हम देखें कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर हमें ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज मिलता है, तो सेम नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, सेम नंबर ऑफ फ्रुक्टोज मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम माल्टोज की बात करें, माल्टोज के हाइड्रोलाइसिस से हमें ग्लूकोज ही मिलेगा, ओनली ग्लूकोज मिलेगा। तो ये सुक्रोज और माल्टोज का हाइड्रोलाइसिस वगैरह हम डाइसेकाराइड पार्ट पे पढ़ेंगे, जो कि फर्दर वीडियो में आपको मिलेगा। तो अभी आते हैं पॉलीसेकाराइड पे। तो पॉलीसेकाराइड की बात करें तो इस पे क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलाइसिस करके, किसी भी कार्बोहाइड्रेट का अगर हाइड्रोलाइसिस करके हम लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो हो जाएगा पॉलीसेकाराइड। तो लार्ज नंबर से 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, मतलब ये बहुत लार्ज नंबर ही है, ठीक है। 200 भी हो सकता है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीसेकाराइड। तो इसका अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो ये है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, गाम्स, ये है पॉलीसेकाराइड्स का कुछ एग्जाम्पल्स। उसके साथ साथ आप पॉलीसेकाराइड का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख सकते हो कि दे डोंट टेस्ट स्वीट, ठीक है, ये स्वीट टेस्ट नहीं होता, तो इसको हम क्या बोल देंगे, नॉन शुगर। उसके साथ साथ आप ये याद रख सकते हो कि मोनोसेकाराइड में क्या एग्जाम्पल था, मोनोसेकाराइड में एग्जाम्पल था ग्लूकोज। तो आपने ग्लूकोन डी वगैरह खाया होगा जिसपे ग्लूकोज रहता है, तो ग्लूकोज क्या होता है, शुगर इन टेस्ट होता है। तो आप इससे याद रख सकते हो कि जो भी मोनोसेकाराइड होगा वो मोनोसेकाराइड शुगर होगा, ठीक है, नॉन शुगर नहीं होगा, वो शुगर होगा, टेस्ट स्वीट, ठीक है। उसके साथ साथ आप अगर ओलिगोसेकाराइड की बात करो तो ओलिगोसेकाराइड में क्या आ जाता है, सुक्रोज, लैक्टोज। तो लैक्टोज का एग्जांपल हमने ऑलरेडी देख के रखा था कि लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है। तो सिमिलरली ये सुक्रोज भी शुगर ही है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं। तो जो भी ओलिगोसेकाराइड्स, सॉरी ओलिगोसेकाराइड्स नहीं बोल सकते, जो भी डाइसेकाराइड्स होगा यानी कि 2 नंबर ऑफ मोनोसेकाराइड प्रोड्यूस होगा जिसके हाइड्रोलाइसिस से, वो भी क्या होगा, वो भी टेस्ट स्वीट ही होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे, शुगर, ठीक है। उसके साथ साथ जो भी मोनोसेकाराइड होगा जैसे कि ग्लूकोज, आपको पता है कि वो वाटर में डिसॉल्व होता है, ग्लूकोज वाटर में डिसॉल्व होता है। तो मोनोसेकाराइड्स क्या होगा कि मोनोसेकाराइड्स डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है। उसके साथ अगर डाइसेकाराइड की बात करें तो डाइसेकाराइड से हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कंप्लीट ओलिगोसेकाराइड्स, डाइसेकाराइड से शुगर हो गया, सुक्रोज हो गया, या फिर आपका मल्टोज हो गया, ये सब है डाइसेकाराइड्स। तो डाइसेकाराइड्स भी क्या होता है, वाटर में डिसॉल्व होता है। तो अभी देखते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, कि ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड टू एज रिड्यूसिंग शुगर। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट्स रहेगा जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा
वो हो जाएगा आपका रिड्यूसिंग शुगर। तो बाकी जो रिड्यूस नहीं करेगा वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है, वो हो जाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो अभी हम देखते हैं कि कब ये रिड्यूस करेगा या फिर कब नहीं करेगा। तो जेनरली फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट जो यूज होता है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स के डिफरेंस को देखने के लिए ही यूज होता है। अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है, हमारे पास कुछ एक कंपाउंड है जहां पर हमें पता नहीं कि एल्डिहाइड ग्रुप है या फिर कीटोन ग्रुप है, लेकिन एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, हमें पता है कि हम श्योर है कि या तो एल्डिहाइड होगा या नहीं तो कीटोन होगा, लेकिन हमें पता नहीं कि ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। तो हम क्या करते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट का यूज करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये एल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है और इस सॉल्यूशंस या फिर रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जो CHO ग्रुप होता है वो ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड है। तो क्या होता है, एल्डिहाइड होता है तो ये टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, रिड्यूस होता है, और वो अगर रिड्यूस होगा तो हम बोल देंगे कि रिड्यूसिंग शुगर है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कि जो भी कीटोनिक ग्रुप भी रहेगा, कीटोनिक ग्रुप भी जनरली तो क्या होता है, कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में अगर कीटोनिक ग्रुप रहता है तो क्या होता है कि वो भी फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, और उसको भी हम रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। लेकिन ये कैसे करता है हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो कीटोनिक ग्रुप रहता है वो डायरेक्टली उसको रिड्यूस नहीं करता, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करता। जैसे कि हम फ्रुक्टोज की बात करें, वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। फ्रुक्टोज की अगर हम बात करें तो वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है। तो इनडायरेक्टली फ्रुक्टोज में जो भी कीटोनिक ग्रुप था उसने ही क्या कर दिया, जो भी आपका फेलिंग सॉल्यूशन या फिर टॉलेंस रिएजेंट हुआ उसको रिड्यूस कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी फ्रुक्टोज भी होगा क्या होगा, एक रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोसेकाराइड के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंडिंग करते हैं।